वेलकम टू BHU वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोर्सेज के लिए हमारी डिफरेंट क्लासेस रोज अपडेट हो रही हैं। तो उसी क्रम में बीकॉम कोर्स के लिए हम लोग एक स्पेशल लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है अब की बार बीकॉम पार। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में जो हमारा पहला टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। तो जैसा कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सिलेबस मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि इस सब्जेक्ट से कुल 15 क्वेश्चन उठते हैं और इन 15 क्वेश्चंस में से अकेले आपका 5 क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग रेशियो से उठता है। ऐसा 2016 से लगातार देखा गया है जो कि पेपर एनालाइज करने पे हमें पता चलता है। तो हम लोग आइए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो को डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा रेशियो आखिर क्या होता है। तो इट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटररिलेटेड और रिलेटेड आइटम्स। अब इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकली ये दो इंटर रिलेटेड या रिलेटेड आइटम्स को कंपेयर करता है। अब इंटर रिलेटेड और रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, मतलब कि जैसे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप हाइट और कलर में नहीं करेंगे। अगर आपका जो आइटम्स है वो रिलेटेड ही होना चाहिए। आप दो लोगों की हाइट को ही कर सकते हैं कंपेयर, और उसमें जो आपकी यूनिट्स हैं वो भी सिमिलर होनी चाहिए। तो इस तरीके से रेशियो एक हमारा मीडियम होता है जिससे कि हम दो चीज को कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। अब रेशियो जाने के बाद देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। तो रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, फिगर्स शोन एज लाइन आइटम्स इन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग वेरिएबल्स जो कि हमें बैलेंस शीट में, जैसे आपका इक्विटी हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, या आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम होता है, रेवेन्यू हो गए, आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस हो गए, उन्हें जब हम कंपेयर करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस कहते हैं। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। अब जिस तरीके से आपका रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है उसी तरीके से आपके अकाउंटिंग रेशियो भी एक्सप्रेस किए जाते हैं। या तो परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करते हैं 25%, 10%, या टाइम और रेट में कि कौन किसके कितने टाइम्स है, या फिर फ्रैक्शन में आप सिंपली एक्सप्रेस करते हैं। अब आपने जान लिया कि रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस हमारा एक टेक्निक होता है। टेक्निक मतलब एक प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स बाय कंप्यूटिंग रेशियो। तो ये जो रेशियो कंप्यूट करने का पूरा प्रोसेस होता है ना आपको अकाउंटिंग रेशियो, और फिर उसे आप जो एनालाइज करते हैं उसी प्रोसेस को रेशियो एनालिसिस कहते हैं। बाय कंप्यूटिंग रेशियो टू गेन एन इनसाइट इनटू कंपनीज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वो कितनी सॉल्वेंट है अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट करने के लिए, उसके सेल्स कैसे हैं, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, और उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्या होता है, इट्स सेकेंड पॉइंट अगर आप इसका देखें तो इट सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स। अब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं या अगर आप रेशियो जो टूल आपका वो यूज करते हैं तो वो डिफरेंट पार्टीज के लिए डिफरेंट होता है। अब जैसे एक शॉर्ट टर्म क्रेडिटर जो आपका है वो उसे आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने में क्या इंटरेस्ट होगा। ऐसे ही अगर आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उन्हें तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से मतलब होता है। तो सिमिलरली जो आपका एनालिसिस है वो वेरियस यूजर्स के लिए डिफरेंट होता है। फिर इसीलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है आपका एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो जिसे हम परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, और चौथा होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली डीपली डिस्कस करेंगे, उसका क्या मतलब होता है, इट असेसेस द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। शॉर्ट में मीनिंग कि आप अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को कैसे आप पेमेंट करते हैं, उनकी टाइम आने पे आप पेमेंट कर देते हैं कि नहीं, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये आप इस रेशियो से असेस करते हैं।
सेकंड है आपका सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए असेस करते हैं कि आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की केपेबल है कि नहीं, ऐसे ही कंपनियां या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में वो अपनी डिबेंचर होल्डर्स या जिनसे उन्होंने 5 साल 10 साल इस ड्यूरेशन के लिए पैसा उठाया है, उन्हें पेमेंट कर सकती है कि नहीं। इसमें आपकी जो अमाउंट आती है वो प्रिंसिपल की भी आती है और इंटरेस्ट की भी आती है। आप जब रेशियो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं, इंटरेस्ट भी कंपनी मतलब रीपेमेंट करने की केपेबल है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। ऐसे ही थर्ड है आपका एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो। इसका नाम से ही पता चलता है कि कंपनी अपने जो उसके सेल्स हैं या रेवेन्यू है उसे कितना जल्दी करती है, उसका जो इन्वेंट्री है, उसके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसे वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट करती है, वो हम लोग इस रेशियो से पता लगाते हैं। और चौथा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दे मेजर ये बेसिकली आपकी इफिशियंसी मेजर करते हैं और मेजर करता है आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कंपनी की। तो इसके आप अगर देखें तो इसके आपके अलग से होते हैं 4 टाइप्स। एक्टिविटी रेशियो के आपके होते हैं 4 टाइप्स और प्रॉफिटेबिलिटी के होते हैं आपके 5 टाइप्स। ये सारी चीजें हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक एक रेशियो को डिस्कस कर रहे होंगे। और लिक्विडिटी रेशियो के तो आपके 2 टाइप्स होते ही हैं। तो इन रेशियो का जो बेसिक मतलब है या ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इनसे तक क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ये 2016 का आपका क्वेश्चन है कि द रेशियो विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब लॉन्ग रन की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लॉन्ग रन में कंपनी अपने बिजनेस चलाने की केपेबल है कि नहीं। अब ये तभी होगा जब उसका दिवालिया ना निकले। तो ये आपको कौन सा रेशियो बताता है, ये आपको सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। लिक्विडिटी से तो आप शॉर्ट टर्म का पता लगाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपको आपकी इफिशियंसी बताती है, तो लॉन्ग रन ऑपरेशन आपको सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू पता चलता है। सेकंड है आपका लॉन्ग, अगर आप क्वेश्चन देखें ये 2019 का ही क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। अब ये इसका आंसर होगा आपका डेट इक्विटी रेशियो। अब ये कैसे, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ब्रॉड हेडिंग बता दी कि सॉल्वेंसी रेशियो, अब इसके 4 टाइप्स होते हैं, इन टाइप से भी क्वेश्चन उठता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इज इंडिकेटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो। और ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आप देखें तो डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अगर आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलता है कि आपको सारे रेशियो के नाम पता होने चाहिए, उनका बेसिक मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमारे क्या होते हैं। दे आर द रेशियो विच आर कंप्यूटेड टू इवैल्यूएट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो कि कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को 1 साल के अंदर या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट कर देनी है। इट इज यूज्ड टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कंपनी की मार्केट में जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो कहां स्टैंड करती है, उसकी क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, वो हमें इस रेशियो से पता चलता है। अब इंटरेस्टेड पार्टीज यहां पे आ जाते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट पार्टीज जो होती हैं वो अपने डिफरेंट मोटिव्स के लिए रेशियो एनालिसिस को देखती हैं, एनालाइज करती हैं अपने स्टेटमेंट्स। तो जो आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होंगे उन्हें इस चीज को जानने में इंटरेस्ट बहुत होगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। सिमिलरली बैंक्स वो जब आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगी तो वो जानना चाहेगी कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, आप किस तरीके से उसके पैसे की रीपेमेंट कर पाएंगे ड्यू डेट पे। अब आइए देखते हैं कि लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी रेशियो के हमारे कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कितने तरीके का होता है। तो पहला होता है आपका करंट रेशियो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका क्विक रेशियो, इसको लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। अब ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का हमारा पहला कंपोनेंट करंट रेशियो वो क्या होता है। तो करंट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको नाम में ही पता चल जाता है। अब जब आप करंट की बात कर रहे हैं तो आप डिबेंचर्स की तो बात करेंगे नहीं, या आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो बात करेंगे नहीं। तो सिंपली जो ऐसा रेशियो जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन आपके करंट असेट और करंट लायबिलिटी में, या आपको बताता है कि करंट लायबिलिटी की अपेक्षा आपके करंट असेट्स कितने हैं, इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपके करंट असेट्स क्या हो जाते हैं, अगर आपको 1% भी डाउट है तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि करंट असेट्स आर द असेट्स व्हिच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल आपकी वो साइकिल होती है, वो पीरियड होता है जिसमें कि आप अपने रॉ मटेरियल्स को कैश में या अपने फिनिश गुड्स को कैश में रियलाइज करें। वो जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। तो ऐसे असेट्स जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में आप रियलाइज करा दे रहे हैं, उसे हम करंट असेट्स बोलते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको इसके कंपोनेंट्स याद हैं तो आप लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब करंट असेट्स के कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट ही होगी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर या उससे कम में हम कैश में रियलाइज कर लें। ऐसे ही इन्वेंट्रीज और स्टॉक, इसका तो मतलब ही होता है कि इसे विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में रियलाइज करा दिया जाए। लेकिन करंट असेट आप जब कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट में, भले ही हम इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स पार्ट्स दिखा देते हैं, लेकिन जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है ये एक्सक्लूड हो जाता है। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आपके बिल्स रिसीवेबल्स और सन्ड्री डेटर्स आ जाते हैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप इसमें से लेस करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो बट नेचुरल है, इसमें रहेगा। शॉर्ट टर्म्स लोन एडवांसेस, वो लोन्स एंड एडवांसेस जो आप सोचते हैं कि आपको 1 साल के अंदर जिसकी रिपेमेंट मिल जाएगी, और अदर करंट असेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए आपके, एडवांस टैक्स हो गया, या कोई अक्रूड इनकम आपकी हो गई, वो आपका अदर करंट असेट में इंक्लूड होता है। ऐसे ही आपकी करंट लायबिलिटी क्या होती है, दे आर द लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। एक बात याद रखिए, जैसे ही ये विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड आ जाए, मतलब आपका करंट जो बात हो रही है वो करंट या शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं आपकी, जो कि आप 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे। अब इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट तो इंक्लूड होता है, लेकिन अगर बस बैंक लोन होता है तो वो आपका हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाता है, अगर इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, नहीं मेंशन की गई है। और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका हमेशा करंट लायबिलिटी में आता है। ऐसे ही आपका ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड पेबल में आपके 2 चीजें आती हैं, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी में आप देख लीजिए आपके क्या क्या आइटम्स आते हैं, जो कि आपकी बोरोइंग से अलग जो आपके ऊपर लायबिलिटी पड़ी हुई है जो कि शॉर्ट टर्म की है, जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि आपकी डिबेंचर्स आपको इस साल पेमेंट करनी है। ऐसे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोइंग्स, या आपका कोई आपने इनकम एडवांस में ले ली है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया है आपका, ऐसा डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया है। और फिर आपका आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो छोटे समय के लिए आपने प्रावधान बनाए हैं अपने छोटे जो कि 1 साल में आपकी एक्सपेंसेस इनकर होगी उसको बियर करने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हम लोग इसको डिस्कस करे थे, इसकी डेफिनेशन एक तरीके से डिस्कस करे थे, उसी में इसका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियो इज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑन टाइम। मतलब टाइम पे आप जो है करंट लायबिलिटी को अपनी पेमेंट कर रहे हैं, और ये शॉर्ट टाइम क्या होता है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वर्किंग कैपिटल का भी एक कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आपकी डे टू डे बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए होता है, जो आपका इन्वेंट्री होता है, जो आप डे टू डे ऑपरेशन में जो आपको पेमेंट करनी होती है कैश, वो सब आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है। अब इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या तो नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन जनरली अगर आपका वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है तो बात नेट वर्किंग कैपिटल की ही होती है। वो क्या होता है, इट मीन्स excess of current assets over current liability।
इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपकी करंट असेट है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करने पे आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है और इसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो केवल करंट असेट, उसमें से आपकी लायबिलिटी जो है वो माइनस नहीं होती है। अब देखते हैं कि इसका आइडियल रेशियो क्या होता है। ये हम लोग इस पैटर्न में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी रेशियो का आइडियल रेशियो मतलब अगर वो उससे ज्यादा है, उससे कम है, तो उसमें क्या वो कंपनी के लिए फेवरेबल है या उसके लिए अनफेवरेबल है, ऐसे ही क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसका आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब जितनी आपकी करंट लायबिलिटी है उससे 2 गुना अगर आपका करंट असेट आपके पास है इंटू 2, अगर आपके पास आपका करंट असेट है तो मतलब कि आपकी कंपनी सेफ जोन में है। अब अगर ये लेस देन 2:1 है, मान लीजिए आपका करंट रेशियो 1:1 है, इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज लैक ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि आपके शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर्स हैं वो फिर परेशान करना स्टार्ट करेंगे आपको, क्योंकि उनको आपकी लिक्विडिटी पे डाउट होगा। ऐसे ही जो आपका वर्किंग कैपिटल है, मतलब आपको डे टू डे अपने एक्सपेंस करने के लिए भी आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, अगर ये शॉर्टेज अगर आपका इससे कम होता है तो ये शो करता है। इसी तरीके से वेरी हाई रेशियो, अब 2:1 तक सही है आपका, 3:1 सही है, या मान लीजिए 4:1 भी अगर कंपनी की बात अगर इसकी करंट रेशियो है ये, तो फिर ये उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन अब वेरी हाई रेशियो, मान लीजिए 10:1 का रेशियो हो गया या 30:1 का रेशियो हो गया, तो ये रेशियो जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। अब वेरी हाई रेशियो इंडिकेट पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा पाइल अप हो गई है, वो रेवेन्यू आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, या जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। ये मान लीजिए अगर आप बोलेंगे कि कैश हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो ये भी तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपके पास आइडल कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आपका रेशियो बहुत ज्यादा हाई है तो ये इंडिकेट करता है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है अगर आप करंट रेशियो की बात करें कि द हायर द रेशियो द बेटर इज फॉर द मैनेजमेंट। ये बात ये आपको फॉलो करना है रूल, लेकिन आप ये साथ साथ में समझ के चलिए कि बहुत ज्यादा हाई रेशियो भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। अब हम लोग इसके दूसरे जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके दूसरे कंपोनेंट पे आ जाते हैं, वो हमारा क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ लिक्विड असेट्स विद करंट लायबिलिटी। अब ये क्या बात हो गई, ये करंट लायबिलिटी तो एकदम सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका करंट असेट नहीं लिक्विड एसेट लिखा हुआ है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये कैसे कंप्यूट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट को आप करंट लायबिलिटी से सिंपली डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्विक रेशियो आप कंप्यूट कर ले जाएंगे। अब what are liquid assets? Liquid assets are those assets which are either in the form of cash or cash equivalent or can be converted into cash within a very short period of time। अब within a very short period of time में ही ये डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ जो करंट असेट्स के जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था वो आप 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल मान के चलते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो उससे भी कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना या इमीडिएटली की भी कभी कभी बात होती है। इसीलिए तो इसे एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि करंट असेट्स में से जब आप इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अपना एडवांस टैक्स माइनस करते हैं तो जो असेट आपके पास आती है उसे हम लिक्विड असेट बोलते हैं। अब क्यों क्या लॉजिक है, क्यों माइनस किया जाता है? बात ऐसी है कि ये जो आपका इन्वेंट्री है ये आप तुरंत कैश में, अब जैसे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम हो गए या आपका कोई ट्रेड रिसीवेबल है, उसे आप तुरंत बोल सकते हैं कि ठीक है हमें पैसे की जरूरत है, या आप बैंक से ही डिस्काउंट करा सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके इन्वेंट्री में आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है, तो क्या आप इजिली उसको आपको जरूरत पड़ी आज के दिन तो आप उसे कन्वर्ट करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। ऐसे अगर आपके गुड्स हैं तो आप उसे तुरंत नहीं सेल कर सकते। सिमिलरली
सिमिलरली आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही जिनकी पेमेंट कर दी है, अब क्या अगर आपको आज की डेट में जरूरत पड़ी तो ये आपके कैश फॉर्म में आ पाएगा या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में आ पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। और वही कहानी हो जाती है एडवांस टैक्स के लिए, क्योंकि ये सब रेडिली कैश में अवेलेबल हो ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें हम लोग करंट असेट से माइनस करते हैं लिक्विड असेट निकालने के लिए। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स रहता ही नहीं है, तो जो नहीं रहता है वो इसमें आपको दिखेगा। करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें वही डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और प्रोविजन माइनस होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट भी होते हैं, बट एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। अब इसका भी ऑब्जेक्टिव वही हो गया, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है, कंपोनेंट है, टू असेस द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट असेसेस द एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटी इमीडिएटली। वही बात हो गई कि वहां पे आपको टाइम दिया गया है 1 साल और विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन यहाँ इमीडिएटली, और आप कह सकते हैं 1 मंथ और ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ के आपका जो टाइम होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने करंट रेशियो का आइडियल रेशियो या स्टैंडर्ड रेशियो देखा था जो कि कंपनीज या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना चाहिए, उसी हिसाब से क्विक रेशियो का भी एक आइडियल रेशियो होता है जो कि हमारा होता है 1:1 का। इसका मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी देयर इज अ रुपी ऑफ क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स। मतलब कि जितनी की आपकी करंट लायबिलिटी है उतनी सेम अमाउंट की आपकी क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स बिजनेस में होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 50,000 के आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं या जितनी भी आपकी बोरोइंग है, तो सिमिलरली इसी अमाउंट का इक्वल आपका क्विक असेट्स और लिक्विड असेट भी होगा, ताकि एक भी रुपए की कमी ना आए आपको जब भी इमीडिएटली पेमेंट करनी हो। फिर फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, जो क्विक रेशियो है वो बिल्कुल करंट रेशियो की तरह अपने रूल्स फॉलो करता है, इसलिए इसका भी यही रूल होता है कि हायर द रेशियो इज द बेटर इट इज फॉर द एंटरप्राइज। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि लिक्विडिटी रेशियो से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए इन्हें। पहला है कि क्विक रेशियो इज अ मोर रिगरस and better test of liquidity and assessing the short-term solvency of the enterprises than the current ratio, as it consider only those assets which can be easily and readily converted into cash। इसका मतलब वही हो गया जो मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट का यही मतलब हो गया, क्योंकि आप लोग करंट असेट से कुछ ऐसे असेट्स माइनस करने के बाद क्विक असेट हम लोग अक्वायर करते हैं, इसलिए ये एज कंपेयर टू करंट असेट या करंट रेशियो हमें ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है कि नहीं, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी हमें क्विक रेशियो ही इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड पॉइंट है क्विक रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे उनके इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स तो होता नहीं है, उनका तो मेन बिजनेस ही होता है इंटरेस्ट पे लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करना, तो इनके लिए जो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड है हमारा the comparison of quick ratio and current ratio would indicate the degree of inventory health। इसका क्या मतलब होता है अभी समझाती हूँ। A high liquid ratio compared to current ratio may indicate understocking, while a low liquid ratio indicates overstocking। अब मान लीजिए मानिए क्या, जैसे कि आपको पता है कि करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड एक रेशियो आइडियल रेशियो होता है वो होता है हमारा 2:1 का। अब अगर आपका लिक्विड रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ध्यान दीजिए ग्रेटर नहीं हाई, अगर 2:1 के कंपैरिजन में बहुत हाई है, मान लीजिए 1.9:1 का है, तो इसका मतलब कि आपकी जो इन्वेंट्री आपके पास है आपने उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की हुई है, अंडर स्टॉकिंग है, शायद जितना चाहिए उससे कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। और वहीं अगर आपका 2:1 के कंपैरिजन में जो लिक्विड रेशियो है वो बहुत कम आता है, बहुत लो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा है, ओवर स्टॉकिंग है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब जैसे देखिए कि व्हेन बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, यहाँ बोथ से हमारा मतलब है करंट असेट और करंट लायबिलिटी, यहाँ बोथ से हमारा ये मतलब है।
तो रेशियो फॉल्स, रिड्यूस एंड डिक्रीज। अब आपको क्या करना है, ये रट लेना है, ये रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मान लीजिए एक आइडियल रेशियो है आपका करंट असेट का 2:1। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 2 लाख की करंट असेट है और 1 लाख की आपकी करंट लायबिलिटी है। अब व्हेन बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, तो आप 1 लाख से इंक्रीज कर दीजिए, 1 लाख ऊपर ऐड कर दीजिए और 1 लाख आप नीचे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 लाख आपका। फिर आपका रेशियो क्या आ रहा है 1.5:1, तो ये 2:1 से तो कम ही है ना। तो जब आपने दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज किया तो आपकी जो रेशियो है वो फॉल हुई, रिड्यूस हुई, डिक्रीज हुई। व्हेन बोथ डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, इसको भी आप सिमिलरली ऐसे समझ सकते हैं कि आपका 2:1 का रेशियो था, 2 लाख 1 लाख, अब आप इसमें से 50,000 माइनस किया और फिर आपने नीचे भी 50,000 माइनस किया। अब आपका ये देखिए रेशियो क्या आ रहा है 3:1 का आ रहा है। तो ये इससे तो इंप्रूव हुआ ना, जब दोनों की अमाउंट डिक्रीज हुई तो आपका रेशियो जो है वो इंप्रूव हुआ। अब आपकी तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन करंट असेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो रेशियो है वो इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा किस केस में होता है, मान लीजिए आपने सेल किया अपने फिक्स असेट को और आपको जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू मिल गई, तो इसमें आपका जो करंट असेट है, जो आपका बैंक है, जो आपकी बैंक अमाउंट होगी वो तो बढ़ जाएगी, तो इसमें आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा। अगर आप इस तरीके से भी इसका लॉजिक देखें कि आपके न्यूमरेटर में इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर आपका जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो जब आपका न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, जब आप एक छोटे नंबर से थोड़े और बढ़े हुए नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका रेशियो इंप्रूव होगा। आपकी चौथी कंडीशन है व्हेन करंट असेट्स रिमेन अनचेंज्ड एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आपका करंट असेट तो अनअफेक्टेड रहा लेकिन आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो उस केस में क्या होगा कि आपका रेशियो फॉल होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। वो कैसे होगा, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे आप देख लीजिए कि आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट रहा, अनचेंज रहा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, उसमें कोई अमाउंट ऐड हुई। डिनोमिनेटर से यहाँ क्या मतलब है, हमारा करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो अगर आप एक बड़े नंबर से ऑलरेडी एक नंबर जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आया उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेशियो है वो बट ऑब्वियस है कि फॉल करेगा। ऐसे ही इसका फिफ्थ जो केस है वो है व्हेन देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आइदर अफेक्ट ओनली द आइटम ऑफ करंट असेट और ओनली द आइटम ऑफ करंट लायबिलिटी। इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में आपका नो चेंज ऑन द करंट रेशियो होता है। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बिल ट्रेड रिसीवेबल से आपको पैसे मिल गए। अब इसमें क्या हुआ, एक करंट असेट दूसरे करंट असेट में सिंपली कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई एडिशन तो हुआ नहीं, इसमें आपका ट्रेड रिसीवेबल कैश में बस कन्वर्ट हो गया। तो इसमें ना आपकी करंट असेट के अमाउंट में कोई चेंज आया और करंट लायबिलिटी में तो वैसे भी चेंज नहीं आया। तो इस केस में नो चेंज ओवर द करंट रेशियो होता है। सिमिलरली अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि करंट असेट या करंट लायबिलिटी को इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये तो लॉन्ग टर्म वाले आइटम्स हो गए ना, इन्हें करंट असेट से क्या लेना देना या करंट लायबिलिटी से क्या लेना देना है। तो इस केस में आपकी करंट रेशियो पे कोई जो फर्क है वो नहीं पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सेम कंपैरिजंस फॉलो फॉर क्विक रेशियो, मतलब ये जितना भी हम लोगों ने रूल पढ़ा ये आपके क्विक रेशियो के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अब इससे आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बैच 2 में वेरियस कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कौन कौन से हैं वो कोर्सेज, बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, नर्सिंग, बीएलएलबी, बीकॉम भी आपका स्टार्ट हो गया है। ऐसी स्कूल एंट्रेंस जो टेस्ट होते हैं उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप शिक्षा वर्ल्ड, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को जो कि है www.shikshaworld.com। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कॉल मारिए इस नंबर पे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं
अपने क्वेश्चन जो कि आज जो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए नेट वर्किंग कैपिटल, ये 2016 का आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा था कि नेट वर्किंग कैपिटल इज, तो इसमें आंख बंद करके आपको द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, इसका मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पे नेट नहीं भी मेंशन होता तो भी आपका ऑप्शन यही होता। अब सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो, ये 2017 का क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने कॉम्पोनेंट्स इसीलिए डिस्कस करते समय आपको बताया था कि आपको कॉम्पोनेंट्स याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स सब हमारे करंट असेट करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था। फर्नीचर जो है वो आपका फिक्स्ड असेट में आता है। अब वो चीज जो मैंने आपको फेवरेबल कंडीशन बताई थी डिस्कशन के टाइम, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं कि हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि वो रेशियो अगर हाई है या लो है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है, या वो फेवरेबल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। इसकी रीजनिंग सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 का आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो। अब मैंने आपको अभी रूल्स बताए थे और आपको कंपोनेंट्स भी पता है। अब जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बाय स्टॉक, इसमें क्या हुआ कि आपकी करंट असेट तो बढ़ गई, आपका न्यूमरेटर तो बढ़ा, लेकिन आपके करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो इससे आपका करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगा। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स, अब आपके पास से तो कुछ नहीं गया, आपका कैश नहीं गया, आपकी करंट असेट जो इंटैक्ट थी और आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो इसमें भी आपका क्या होगा, कौन सा रूल, आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हुआ, तो इस लहजे से आपका जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव होगा। ऐसे ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब भी बस इन्वेस्टमेंट लिखा रहे इसका मतलब होता है कि आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया, आपकी करंट असेट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और उस कैश से आपने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की, मतलब कि आपके क्रेडिटर्स कम हुए, आपका जो न्यूमरेटर में आपकी जो करंट असेट है वो आपकी उतनी ही रही और आपकी लायबिलिटी जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो कम हुई, तो इससे आपका जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव ही होगा। जो चौथा ऑप्शन है आपका अवेलिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपका करंट लायबिलिटी बढ़ गई टू बाय अ मशीन जो कि आपका करंट असेट नहीं होता है, तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन है इससे आपका करंट रेशियो डिक्रीज होगा। अब जो पांचवा क्वेश्चन है ये आपका 2018 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एसेट टेस्ट रेशियो। तो आप सिंपली आइटम्स देख लीजिए। अब जब एसेट टेस्ट रेशियो और करंट रेशियो के डिफरेंस की बात हम लोग करते हैं तो वो डिफरेंस होते हैं केवल असेट के, जब आप उन्हें असेट से कंपेयर करेंगे, लायबिलिटी का तो कोई लेना देना नहीं होता है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके करंट लायबिलिटी होती है। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको डिस्कस करते समय बताया कि आपकी हमेशा करंट लायबिलिटी में मेंशन की जाती है। नहीं होता है तो क्या, रिडीमेबल डिबेंचर्स, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन हाई रेशियो इज नॉट फेवरेबल। वही बात हो गई कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। फिर 7th क्वेश्चन है आपका 2019 का क्वेश्चन है ये कि कलेक्शन फ्रॉम बुक डेट्स, ये जो 5वीं कंडीशन थी ना कंपैरिजन में, मैंने आपको बताया था कि जब आपका जब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो करंट असेट या करंट लायबिलिटी में ही केवल रह जाते हैं, जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल से आपको पेमेंट मिली या ट्रेड पेबल को आपने पेमेंट की, तो उससे आपका जो एक ही आइटम या तो करंट असेट इफेक्ट होता है या तो करंट लायबिलिटी इफेक्ट होती है। ऐसे में आपका जो है वो नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो होता है। तो इसका आंसर 3rd होगा आपका। अब 8th है आपका व्हेन द रेशियो इज लो द फर्म इज सेड टू हैव फेवरेबल इंडिकेशन दिस अप्लाइज टू विच रेशियो। ये आपका 2020 मतलब पिछले बार ही पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए। इसी तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ज्यादा जो पार्ट होता है वो कॉन्सेप्चुअली आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछा जाता है। इसको आप सिंपली अगर रेशियो लिख दें तो फिर आपका करंट असेट और करंट लायबिलिटी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका 25,000 है कि आपका आ जाएगा 50,000
और फिर ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सिंपली 10,000। अब जो 10th क्वेश्चन है आपका वो भी 2020 का है, सारे करंट वाले क्वेश्चन हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक एक करके आप सेंटेंस पढ़ लीजिए कि लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न, एकदम गलत, यही अभी हमने डिस्कस किया है। सॉल्वेंसी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये आपका सही है। तीसरा पार्ट क्या है, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड असेट्स, बिल्कुल नहीं, करंट असेट्स में से माइनस करते हैं हम लोग इन्वेंट्री, तब हमारे लिक्विड असेट्स आते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। और चौथा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी या इफिशियंसी मेजर नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर जो होगा इसका सेकंड सही होगा। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया अपने लिक्विडिटी रेशियो को। आगे हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।